सोचिए, एक तरफ भारत की जीडीपी तेज गति से बढ़ रही है और देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने की ओर है। दूसरी तरफ सड़कों पर एक आम इंसान की जेब में कितना पैसा है? क्या हर भारतीय को इसी तेजी से बढ़ती इकॉनमी का फायदा मिल रहा है? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति को सताता है जो अखबार में रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ की खबरें पढ़ता है, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी में कोई सुधार महसूस नहीं करता। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। पटना के एक गरीब बस्ती में रहने वाली छटिया को अपने नवजात बच्चे के इलाज के लिए मजबूरन कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिल सका। ये एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारे देश में कैसे गरीबी और अमीरी की खाई गहरी हो चुकी है और लोगों के पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। भारत वास्तव में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही ये दुनिया के सबसे असमान देशों में भी शामिल है। आर्थिक विश्लेषक और जेएनयू के प्रोफेसर हिमांशु इस समस्या को शब्दों में बयां करते हैं। देखिए, सबसे चिंता की बात यह है कि आर्थिक असमानता अब एक ऐसे समाज में जुड़ रही है जो पहले से ही जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग की लकीरों से बटा हुआ है। आखिरी 30 सालों में भारत में आय और संपत्ति की असमानता लगातार और तेजी से बढ़ी है। जो धन पैदा हुआ, उसका एक बड़ा हिस्सा क्रोनी कैपिटलिज्म और विरासत के जरिए सिर्फ कुछ सबसे अमीर लोगों की जेब में चला गया है। एक तरफ देश के अमीर और भी अमीर होते गए, जबकि गरीब लोगों की हालत में उतनी तेजी से सुधार नहीं हुआ। यह ताजा आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा सबसे अमीर 10% लोगों के पास है। सिर्फ 1% सबसे अमीर लोग, यानी भारत की जनसंख्या का 1%, ने 2017 में उत्पन्न 73% नया धन अपने कब्जे में कर लिया। इसके विपरीत देश की आधी आबादी, जो कि लगभग 70 करोड़ लोग हैं, इनको मिलाकर सिर्फ 1% नया धन ही हाथ लगा। जाहिर है, आमदनी और दौलत सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सिमट गई है। सिर्फ 5% भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक दौलत है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास केवल 3% दौलत है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का कहना है। सोचिए, 5% वर्सेस 50%, कितना बड़ा अंतर है। एक और आंकड़ा देखते हैं। पिछले 10-11 साल में असमानता और बढ़ गई। 2012 से 2021 के बीच देश में जितनी नई संपत्ति बनी, उसका 40% सिर्फ सबसे अमीर 1% की जेब में गया, जबकि केवल 3% नया धन सबसे गरीब 50% जनता को मिला। ये वही दशक था जब भारत ने तेजी से विकास किया, पर इस विकास का फल सबको बराबर नहीं मिला। एक और आंकड़ा देखते हैं। 2000 में भारत में सिर्फ 9 बिलियनियर्स, अरबपति थे। 2017 में 101 हो गए और 2022 तक 166 बिलियनियर हो चुके थे। हालांकि इतने सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबरना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोग खजाना इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान बिलियनियर्स की दौलत में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। ऑक्सफैम के हिसाब से सिर्फ एक दशक में भारत के अरबपतियों की दौलत 10 गुना तक बढ़ गई और इनकी कुल संपत्ति भारत के 2018-19 के यूनियन बजट से भी ज्यादा है। सोचिए, मानिए 2020 में, देखिए 2020 में जहां गौतम अदानी की नेटवर्थ $9 बिलियन थी, वो 2022 तक $100 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। ये अमीरी का वो संचय है जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना, जबकि इसके साथ साथ गरीबी में जूझ रहे लोगों की संख्या भी अपना दर्द बयां कर रही थी। हर साल लगभग 6.6 साढ़े 6 करोड़ लोग सिर्फ स्वास्थ्य खर्चों की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। सोचिए, सिर्फ बीमारी की वजह से यानी लगभग हर 2 सेकंड में एक भारतीय परिवार अब भी मेडिकल बिल्स के कारण गरीब हो जाता है। हालात यहां तक है कि एक गांव के मजदूर को 940 साल तक काम करना पड़े, तब जाकर वो उतना कमा पाएगा जितना एक बड़े कंपनी का सीईओ एक ही साल में कमा लेता है।
अमिताभ बेहर ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ इस बात को यूं बयां करते हैं, जब देश भूख, बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य जैसे कई संकटों से जूझ रहा है, तब भारत के बिलियनियर्स अपने लिए बेहतरीन कर रहे हैं। दूसरी ओर गरीब लोगों की हालत यह है कि उनके लिए जीने की बेसिक जरूरतें भी अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। सचमुच 2018 में जहां देश में 19 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे, 2022 तक ये संख्या 35 करोड़ हो गई। बहुत से बच्चे कुपोषण के कारण जान गंवा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है, ये सारा डेटा और तस्वीर बताती है कि विकास के चमक के पीछे गरीबी का अंधेरा भी गहरा है। ऐसे ही एक असमानता की तस्वीर हमें प्रतिमा की कहानी में देखने को मिलती है। प्रतिमा बिहार के पटना शहर की एक बस्ती में रहती हैं। जब वो गर्भवती हुई तो उसको ढंग से माँ और बच्चे की देखभाल और इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि नज़दीकी सरकारी क्लिनिक के पास सुविधाएं नहीं थी। नतीजा, उसने अपने दोनों नवजात बच्चे खो दिए, एक पैदा होने से पहले और दूसरा पैदा होने के कुछ दिन बाद, क्योंकि समय पर सही इलाज और इंक्यूबेटर ना मिल सका। प्रतिमा और उसके पति ने जब प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने की कोशिश की तो उन्हें भारी कर्जा लेना पड़ा उस बिल को चुकाने के लिए, और कुछ ही दिन में जब पैसे खत्म हो गए तो बच्चे को फिर से सरकारी अस्पताल लाना पड़ा, जहां आखिरकार उस नन्हे बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये दिल तोड़ देने वाली कहानी दर्शाती है कि अच्छा इलाज और जीने की बुनियादी सुविधाएं आज भी सिर्फ कुछ लोगों के पास ही उपलब्ध है। गरीब परिवारों को अक्सर मजबूरन घिसे पटे अधूरे सिस्टम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अपने सबसे अमीर नागरिकों से बहुत कम टैक्स वसूल करती है और पब्लिक हेल्थ केयर पर दुनिया के सबसे कम खर्चे करने वाले देशों में से एक है। नतीजा यह है कि अच्छी हेल्थ केयर एक लग्जरी बनकर रह गई है, जो सिर्फ पैसे वाले लोग ही खरीद सकते हैं, जबकि गरीब आवाम के लिए अच्छे अस्पताल या तो नहीं है या बहुत ही ज्यादा महंगे हैं उनके लिहाज से। सोचिए, ये वही देश है जहां एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में कुछ भारतीय शामिल हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भी यहीं रहते हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या भारत में ही लगभग 23 करोड़ के आसपास है। मतलब जितनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, उतनी ही बड़ी गरीबी की जनसंख्या भी। इनफैक्ट्स और कहानियों से ये साफ हो चला है कि हमारी तेज जीडीपी ग्रोथ हर नागरिक तक नहीं पहुंच रही है। भारत का पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, अभी भी दुनिया के बहुत से देशों से कम है, जो इस बात का संकेत है कि हमारा बढ़ता हुआ जीडीपी केवल कागजों पर शान है, जमीनी स्तर पर नहीं। अगले पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये असमानता इतनी क्यों बढ़ रही है, कौन से कारण और नीतियां जिम्मेदार हैं इसके लिए, और ग्लोबल थिंकर्स इस मुद्दे को किस नजर से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी असमानता हमारे समाज के लिए खतरनाक है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर करें। हमें अगले हिस्से में कुछ और गहरे विश्लेषण के साथ जुड़ना है।